नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के वो टॉप प्रश्न के बारे में जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, एमटीएस से लेकर सीजीएल लेवल तक, या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें दोस्तों साइंस पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को अपक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटते हुए। घटते हुए मतलब सबसे पहले रहेगा सबसे ज़्यादा वाला अपक्रियाशीलता, उसके बाद उससे कम रहेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसी तरह से घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बोला गया है दोस्तों कौन कौन से धातुएं हैं। बोला गया है एक पोटेशियम है, फिर सोडियम है, जिंक है, कापर है, मरकरी है, फिर सिल्वर है। दोस्तों अगर इन धातुओं की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोटेशियम। सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोटेशियम। तो पोटेशियम दोस्तों सभी में दिया है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम के बाद सोडियम। सोडियम हो जाएगा, तो सोडियम भी सभी में दिया है। फिर हो जाएगा दोस्तों जिंक। जिंक भी दोस्तों सभी में दिया है दोस्तों, कॉमन हो जाएगा। जिंक के बाद सबसे आखिरी में हो जाता है दोस्तों सिल्वर एजी। आखिरी में सिल्वर एजी किस में दिख रहा है? सिल्वर एजी इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों जिंक के बाद हो जाएगा दोस्तों कापर। कापर Cu हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों मरकरी Hg। तो कौन सा ऑप्शन देखिएगा? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक सभी में है, तो हो जाएगा दोस्तों जिंक तक। फिर हो जाएगा दोस्तों कापर और मरकरी। कापर और मरकरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप क्रियाशीलता की बात करें, अब क्रियाशीलता की लगभग दोस्तों 13 धातुओं के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है अब क्रियाशीलता में। उसमें सबसे टॉप पर आते हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटेशियम पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम सबसे टॉप पर आता है, और सबसे नीचे आता है सिल्वर। उसके बाद आता है लास्ट में सोना Au गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड सबसे आखिरी में आता है। और दोस्तों अगर बात करें, चलिए यहाँ पर नीचे देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा। बोला गया क्रियाशीलता प्रक्रिया श्रृंखला में इस प्रकार है। सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सीसा मतलब लेड, हाइड्रोजन, कापर और पारा मतलब Hg जिसे मरकरी बोला जाता है, फिर सिल्वर, उसके बाद आखिरी में सोना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्वेश्चन इस फॉर्म में बनता है कि मतलब एल्युमिनियम और आयरन के बीच में अब क्रियाशीलता में कौन सी धातु आती है। तो अगर एल्युमिनियम और आयरन के बीच में बोले तो हो जाएगा दोस्तों जिंक, Zn। इसी तरह से किसी के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कौन सी धातु है जो कैल्शियम से ज़्यादा परंतु पोटेशियम से कम अपक्रियाशील धातु है। तो कैल्शियम से ज़्यादा की बात करें तो सोडियम हो जाएगा, और पोटेशियम से कम की बात करें फिर भी सोडियम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये वाला सीरीज आप लोगों को याद होना चाहिए, सभी के सभी सीरीज आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर बोले ठंडे पानी के साथ कौन सा अपक्रिया करता है। ठंडे पानी के साथ अपक्रिया करने वाला धातु कौन सा है ठंडे पानी के साथ। तो ठंडे पानी के साथ अगर पूछे तो हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीनों धातु हैं जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ठंडे पानी के साथ कौन कौन सी धातु अपक्रिया करती हैं। तो हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों सिल्वर और सोना के बारे में, जो कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से अपक्रिया जल्दी नहीं करती हैं। सिल्वर Ag और दोस्तों सोना मतलब गोल्ड Au। इन दोनों का रासायनिक चिन्ह भी याद रखिएगा, सिल्वर का Ag होता है और सोना का Au होता है। Au ये दोनों धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से अपक्रिया नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेडुला के बारे में पूछा गया है। देखिएगा ये आरआरबी में, रेलवे में हर बार रिपीट होता है ऐसा प्रश्न। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो पश्च मस्तिष्क में स्थित मध्यांश जिसे मेडुला बोला जाता है। मेडुला कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? पश्च मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।
दोस्तों मेडुला द्वारा कौन सी क्रियाएं नियंत्रित किया जाता है? तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी होती है ये मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको याद रखिएगा। अनैच्छिक क्रिया जैसे मतलब दोस्तों हृदय का धड़कना हो गया, रक्तचाप बीपी का कंट्रोल हो गया, हमारा सलाइवा मतलब लार बनना हो गया, हृदय धड़कना हो गया, ये सभी क्रिया अनैच्छिक क्रिया होता है जिसपे हमारे बॉडी का कोई रोल मतलब बॉडी का रोल होता है, लेकिन ह्यूमन जो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें बोला गया है किस कौन सा है ऐसे क्रियाएं, इसमें कौन सी क्रिया है जिसके मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो रक्तचाप का नियंत्रण ये मेडुला द्वारा किया जाता है दोस्तों। वमन मतलब उल्टी का पर नियंत्रण यह भी मेडुला द्वारा किया जाता है। लार पर नियंत्रण यह भी मेडुला द्वारा किया जाता है। श्रवण पर नियंत्रण ये मेडुला द्वारा नहीं होता है, मेडुला का कार्य नहीं होता दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मेडुला का कार्य यह नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेडुला का क्या काम होता है, ये तीनों में से आप लोग याद रखिएगा। नीचे बात करेंगे दोस्तों पूरा डिटेल में, आप लोग देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है पश्च मस्तिष्क में मध्यांश जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा बोला जाता है द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले कार्य, रक्तचाप पर नियंत्रण, वमन मतलब वोमिटिंग मतलब उल्टी पर नियंत्रण, लार पर नियंत्रण, ये सभी अस्वैच्छिक मतलब अनैच्छिक क्रिया हैं। और स्वैच्छिक क्रिया होता है जैसे हाथ हिलाना, सांस लेना, प्लग झपना, ये सब स्वैच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। और श्रवण पर नियंत्रण मस्तिष्क के श्रावण प्रास्तता के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, अभी क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होता है। बोला गया है निम्न में से किस तत्व या फिर अणु में त्रिआबंध बनाने का गुणधर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। आबंध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है एकल बंध, एकल होता है, दूसरा होता है द्विबंध, तीसरा होता है त्रिबंध और चौथा होता है दोस्तों फोर बंध, 4 बंध वाला। ये दोस्तों 4 प्रकार के टोटल बंध पाए जाते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कोई मेटल है, मेटल मतलब धातु, और कोई अधातु है, अधातु है, कोई धातु और अधातु के बीच के बंध है। कोई धातु और अधातु के बीच का बंध क्या कहलाता है? उसको बोला जाएगा संयोजक बंध। किसी अधातु के मतलब दो अधातुओं के बीच के बंध को क्या बोला जाता है? सहसंयोजक बंध। दो अधातु और धातु के बीच का बंध संयोजक बंध होता है। दो अधातुओं के बीच का बंध होता है सहसंयोजक बंध होता है। अब इसमें पूछा गया दोस्तों किसमें त्रिआबंध बनाने का गुणधर्म होता है। त्रिआबंध से मतलब है दोस्तों जिसके आखिरी कक्ष में 72 कोष में दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है पूर्ण करने के लिए वही होता है, बंध का काम करने का कार्य वही करता है, जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन को चेक करिएगा तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है एक होता है, तो ये इसका बंद हो जाएगा दोस्तों एकल बंध। इसमें कैसा बंद हो जाएगा? एकल बंध, इसमें एकल बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,6, तो इसमें मतलब दोस्तों पूर्ण करने के लिए 72 को उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसमें 2 हो जाएगा दोस्तों द्विबंध है। तो ऑक्सीजन में कैसा बंध पाया जाता है? तो द्विबंध हो जाएगा, ऑक्सीजन में द्विबंध है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन में 2 बंध हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन N2 हो जाएगा दोस्तों 7, नाइट्रोजन हो जाएगा 7 नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5। अब इसके 72 कोष में दोस्तों इसको पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। 72 कोष को पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कैसा हो जाएगा? त्रिबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिबंध। अब दोस्तों इसमें फ्लोरीन दिया, फ्लोरीन में कैसा बंध पाया जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी एकल बंध की बात करें दोस्तों हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। और दोस्तों द्विबंध की बात करें तो ऑक्सीजन याद रखिएगा। नाइट्रोजन में हो जाएगा दोस्तों त्रिआबंध बनाने का गुणधर्म होता है। ये दोस्तों आरआरबी एएलपी सीबीटी 1, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बोला गया नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान होता है 7। ये हो जाएगा दोस्तों 2,5। 72 को उसको पूर्ण करने के लिए दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन का यह साझा करेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बाह्य कक्षा में पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन में त्रिआबंध गुणधर्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोला गया है यदि श्रेणी क्रम में
जुड़े हुए दो प्रतिरोधक समान हो। यदि श्रेणी क्रम में मान लीजिए एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, यह R है, यह भी R है, R है, यह भी R है। मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो तो कुल प्रतिरोधों का कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R टोटल बराबर हो जाएगा R प्लस R मतलब 2R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आसान क्वेश्चन भी आरआरबी जेई में भी पूछा गया है, आरआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। श्रेणी क्रम में एक या R1 का मान कुछ और दे देगा, R2 का मान कुछ और देगा, सिंपली आपको जोड़कर श्रेणी क्रम में निकाल लेना है। यहीं अगर बात किया जाए, अगर समांतर क्रम में पूछे, समांतर क्रम में अगर पूछेगा दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। समांतर क्रम में अगर बात करें, यहाँ का वोल्टेज लगेगा, यह R1 हो जाएगा, यह R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R, R टोटल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। इसको आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा श्रेणी क्रम में R प्लस 2R। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एएलपी में भी पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी आते हैं, तो सभी मिक्सअप फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बोला गया है 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ए का मान पूछा गया है, ए का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा दोस्तों। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग, इसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, वेग परिवर्तन बटे समय, ये वाला सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। त्वरण के लिए वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण यहाँ से निकालेंगे, नहीं तो दोस्तों वो गति के तीनों समीकरण का यूज करके वहाँ से सिंपली निकाल लिया जाता है। तो ये हो जाएगा वेग परिवर्तन कितना हो रहा है 16 से, मतलब 6 से 16 हो रहा है, तो 16 माइनस 6 बटे समय कितना है 5, तो 16 माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों 10 बटे 5 हो जाएगा। सिंपली इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों फार्मूला का याद रखिएगा, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय याद रखिएगा, वेग परिवर्तन बटे समय, ये वाला फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इसके डिटेल में दिया भी गया है इसका सोल्यूशन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है वृक्क मतलब जो किडनी होती है, किडनी शरीर क्रिया विज्ञान में, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा दोस्तों मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। ऐसे वाले क्वेश्चन आजकल रेलवे में बहुत बार पूछा जा रहा है, कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए दोस्तों थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोला गया है वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनले का लूप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हेनले का लूप। अब हेनले का लूप क्या कहता है? हेनले का लूप क्या कहता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 2 भाग होता है, एक अवरोही भाग, एक होता है दोस्तों आरोही। अब इन दोनों भागों का अलग अलग काम होता है, 2 भाग होता है, इन दोनों भागों का अलग अलग काम होता है। अवरोही भाग का क्या काम होता है दोस्तों? ये पानी के लिए पारगम्य होता है, पानी के लिए पारगम्य होता है। पारगम्य का मतलब क्या है दोस्तों? यह नेफ्रॉन में दोस्तों पानी के लिए आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। पानी को दोस्तों छानने के लिए काम करता है, पानी को फिल्टर भी करता है, पानी के लिए पारगम्य होता है। अवरोही में क्या करता है? यह
सोडियम और पोटेशियम आयन को दोस्तों छानने का काम, सांद्रित करने का काम करता है अवरोही। आरोही में दोस्तों पानी के लिए अपारगम होता है। पानी के लिए अपारगम होता है, मतलब पानी को आने जाने के लिए इसमें कोई रास्ता नहीं होता है आरोही भाग में। ये दोनों भाग दोस्तों याद रखिएगा। हेलने का रूप इसमें अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलने के रूप के अनुसार इसमें क्या होता है, दो भाग होता है, आरोही भाग एक होता है अवरोही भाग। अवरोही भाग में दोस्तों पानी के लिए पारगम्य होता है। अवरोही भाग में दोस्तों सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयन के छानने के लिए काम किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनले का लूप। इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया हेनले का लूप अवरोही भाग में पानी के लिए पारगम्य होता है, जबकि आरोही भाग सोडियम और क्लोराइड आयन निकालता है। सोडियम और क्लोराइड आयन याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। सोडियम और क्लोराइड आयन के लिए कौन सा भाग इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों आरोही भाग। लेकिन ये पानी के लिए अपारगम्य, पानी को परमिशन नहीं देता दोस्तों छानने के लिए। इस प्रक्रिया से मेडुला में एक उच्च प्रसारण प्रवणता उत्पन्न होती है, जो मूत्र को सांद्रित करने में सहायक होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रतिधारा गुणक प्रणाली के माध्यम से होती है। यह दोस्तों याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रतिधारा गुणक प्रणाली के माध्यम से होती है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। एनटीपीसी में, जेई में, एएलपी में, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। दोस्तों रेडियो धर्मिता के यहाँ पर इकाई दो दिया गया है। एक होता है क्यूरी भी होता है, एक होता है बेकुरल भी। लेकिन दोस्तों क्यूरी पहले हुआ करता था, पहले क्यूरी हुआ करता था, लेकिन 1975 के बाद इसको रिप्लेस कर दिया दोस्तों बेकुरल के हिसाब से। तो रेडियो धर्मिता की इस समय इकाई क्या है, बेकुरल है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकुरल हो जाएगा। क्यूरी की बात करें दोस्तों, ये 1975 के पहले इसका मान हुआ करता था क्यूरी, इसको याद रखिएगा दोस्तों। रदरफोर्ड से याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों किस चीज़ का खोज किया था, प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने, इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। फैराडे किसका मात्रक होता है, फैराडे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वैसे हमने नीचे इसको मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है इसके पहले क्यूरी हुआ करता था रेडियो धर्मिता की इकाई, जो 1975 में बेकुरल से द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब बेकुरल अब होने लगा। फैराडे किसका होता है, विद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होता है, विद्युत धारिता का फैराडे मात्रक होता है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों। बोला गया धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला गया धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सेम क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एलपी में भी पूछा गया था, बस ऑप्शन को इधर उधर कर दिया था, और आरआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। बोला गया कुछ धातुओं, इसमें गलत के बारे में पूछा गया, ये नोट करिएगा दोस्तों, गलत के बारे में पूछा गया। बोला गया है पहला ऑप्शन है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बोला गया है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होता है, ये दोस्तों गलत बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातुओं को खींचकर पतले तारों में किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बोला गया है। धातुओं में चमक होती है, इसमें ये भी बिल्कुल सही बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक नहीं दोस्तों, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, आज ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।